अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातों पे पाबंदी के हवाले से। क्या उनके ऊपर वाकई पाबंदी लगाई गई है या नहीं, तफसीलन इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई की तरफ से आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, जिसमें पीटीआई की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड पेश की जाएंगी। पीटीआई के दो बड़े मुतालबात जो हुकूमत से किए जा रहे हैं वो कौन से हैं और क्या ये मुज़ाकरात आगे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तफसीलन इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से पीटीआई के 19 वर्कर्स जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है, उनकी सजा माफ कर दी गई है मर्सी अपील के ऊपर। इसकी तफसीलात क्या है, इस पे भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तरफ से पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है और वाशिंगटन पोस्ट की इस हवाले से रिपोर्ट है, उसकी तफसीलात क्या है, इस पे भी बात होगी। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में न्यू ईयर नाइट मनाते हुए अमेरिकी शहरियों के ऊपर जिसने कार चढ़ाई, अपना जो ट्रक चढ़ाया और 15 शहरी हलाक हो गए। वो हमला आवर कौन है, उसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, शमसुद्दीन जब्बार वो खुद करता क्या था, तफसीलन इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदी के हवाले से। कल से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और उनको किसी से भी मिलने से रोक दिया गया है। इससे पहले भी ये इस तरह की खबरें आई, खासतौर के ऊपर जब जनरल फैज हमीद का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल के हवाले से और कोर्ट मार्शल का ऐलान किया गया, जिसमें उनकी पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जब उनके ऊपर इल्जामात लगाए तो उसके बाद ये कहा गया कि सिर्फ जनरल फैज हमीद का ही क्यों कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जो जनरल फैज हमीद थे वो तमाम तर जो अहकामात फॉलो कर रहे थे उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे, इसलिए उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। और ये तमाम तर जो मुतालबात थे ज़्यादातर पीटीआई के जो हामी जितने भी चाहे वो सहाफ़ी हों या पॉलिटिशियंस हों, वो सब इवन जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया कि सिर्फ जनरल फैज हमीद का ही क्यों, आर्मी चीफ जो साबिक थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका भी मिलिट्री जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। दरअसल ये मुतालबा इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं जनरल फैज हमीद का इस तरह अगर वो कोर्ट मार्शल होता है और साबिक आर्मी चीफ का मुतालबा किया जाएगा तो फिर फौज अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल नहीं करेगी और इस तरह जनरल फैज हमीद भी बच जाएंगे। तो ये मुतालबा काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी और फिर साथ साथ ये इस तरह की खबरें भी कि आगे आके जो तफसीला जो मजीद तहकीकात होंगी उसमें साबिक आर्मी चीफ को भी शायद लाया जा सकता है तहकीकात के दायरे में, और इस तरह की खबरें भी चलती रही। लेकिन उसके बाद मैंने भी अपने मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे इस हवाले से पूछा और इस हवाले से कि क्या कोई ये तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा से भी की जा रही है या नहीं। जो मैंने अपने मुख्तलिफ ज़राए से ये कन्फर्म किया कि इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही और ना ही कोई साबिक आर्मी चीफ से कोई सवाल जवाब किया गया है। तो ये खबरें जो थी वे बेबुनियाद थी और इस मरतबा एक बार फिर जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी मुलाकातों की पाबंदी के हवाले से ये किया जा रहा है। और उसका अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता सकूं कि ये क्यों जो जनरल कमर जावेद बाजवा की पाबंदी के हवाले से वो किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब ये रिटायर हुए जनरल कमर जावेद बाजवा तो उसके बाद उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को इंटरव्यूज दिए थे जो कि ऑफ द रिकॉर्ड थे, लेकिन जो सहाफ़ियों के जो अपनी जो एक पेशावराना जो कमिटमेंट होती है वो उसको मद्देनज़र या उसके ऊपर उन्होंने वो अमल दरामद नहीं किया और उसको बजाय इसके कि ऑफ द रिकॉर्ड या सोर्सेज से चलाने की बजाय उन्होंने कोट करके कि ये कमर जावेद बाजवा साहब से इंटरव्यू किया और ये उन्होंने कहा। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि मार्च 2023 में जो जनरल कमर जावेद बाजवा उनके खिलाफ किसी शहरी मोहम्मद आतिफ या आतिफ खान उन्होंने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये उन्होंने प्रे किया कि साबिक आर्मी चीफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इस बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि FIA को अहकाम जारी किए जाने चाहिए कि ये FIR, क्योंकि FIA दर्ज नहीं कर रहा तो ये फिलफौर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। बहरहाल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पिटीशन को टेकअप किया नवंबर 2023 में और फ्री कैन को नोटिस जारी किए, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो ये जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन और जो इस तरह जो
उनका जो साबिक आर्मी चीफ का था उसकी बुनियाद के ऊपर ये अब दोबारा से एक बार तासुर दिया जा रहा है कि उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और ख़ासतौर के ऊपर जो जनरल फैज़ हमीद का ये जो अभी हालिया कोर्ट मार्शल चल रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद उससे भी कोई लिंक या तहकीकात का दायरा वसी किया जा सकता है। तो इस हवाले से मैंने अपने मुख्तलिफ ज़राए से आज कन्फर्म करने की कोशिश की कि क्या कोई ये जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई गई है मुलाकातों के ऊपर, या कोई इस तरह की सख्ती या जो एक जो बैन है उनकी मुलाकातों पे वो है या नहीं है, और इसमें क्या रियलिटी है। तो मैंने 2-3 मुख्तलिफ ज़राए से ये इस हवाले से कन्फर्म किया और तमाम ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की है कि कोई इस तरह की ना तो पाबंदी है और ना ही जो साबिक आर्मी चीफ है उनको कहीं आने जाने से रोका गया है। फिर एक और सोर्स से मैंने पूछा कि क्या वाकई वो उनकी कोई जो मूवमेंट है या फिर वो उनको शहर छोड़ने से भी रोका गया है या नहीं रोका गया। तो उस पर जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इवन आज के दिन भी जो साबिक आर्मी चीफ है वो रावलपिंडी में नहीं है, बल्कि आउट ऑफ सिटी कहीं कोई शादी है, कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं। तो ये तमाम जो बेबुनियाद और लग़्व इस तरह के जो दावे और जो ये खबरें इस तरह की चल रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं, और ना ही साबिक आर्मी चीफ के जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई पूछ गुछ हो रही है। तो ये वो हकायक थे, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। अब जरा बात कर लेते हैं PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। आज बाकायदा उसका दूसरा दौर है। जो पहला दौर हुआ या पहला जो मीटिंग हुई उसमें PTI की तरफ से जो सरकर्दा रहनुमा है, खासतौर के ऊपर उमर अयूब खान, उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर, ये शामिल ही नहीं हो सके, उस मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर सके। और उसकी रीजंस जो ये बताई गई थी मीडिया के ऊपर कि ये उस टाइम अपनी उन्होंने, क्योंकि वो प्री अरेस्ट बेल करवानी थी पेशावर हाई कोर्ट से, यहाँ पे एंटर होने के लिए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए वो नहीं आ सके। वो उनकी बेल जमानत मिलेगी तो उसके बाद ही वो मूव कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम भी ये जो PTI के जो सरकर्दा रहनुमा थे, ये ना सिर्फ ये कि एक दूसरे शहरों में आ जा रहे थे, बल्कि साथ साथ ये भी कि मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन उनका हो रहा था। लेकिन वो मुलाकात या मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की थी, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। बहरहाल आज उसका बाकायदा ये जो मुज़ाकरात हैं उसका दूसरा दौर है, और उसमें आज जो पहली मुलाकात थी उसमें PTI के जो अरकान जिन्होंने अटेंड किया था उसमें असद कैसर, उसके साथ साथ जो हामिद रजा खान, और तीसरे जो थे जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह है, उनको ये मुलाकात में हुकूमत के जो टीम थी उसकी तरफ से ये बताया गया और कहा गया कि आप जितनी भी आपकी जो डिमांड्स हैं या मुतालबात हैं वो रिटर्न आप लेके आएँ, ताकि हमें हुकूमत को अंदाज़ा हो सके कि PTI किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहती है, किन जो इनके मुतालबात हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है और किसके ऊपर नहीं किया जा सकता। तो PTI की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो जो 2 जनवरी की जो इनकी मुलाकात होगी उसमें वो बाकायदा रिटर्न या तहरीरी तौर के ऊपर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे, और उसके बाद फिर आगे कोई मजीद पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन फिर उसके बाद कल हमने देखा कि मीडिया के ऊपर ये भी खबरें चल रही हैं कि PTI के अंदर अपने अंदरूनी तौर के ऊपर भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। एक जो PTI की एक जो सोच या उसके जो लीडरान है वो ये कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ जो मैक्सिमम इनसे वो बारगेन करनी चाहिए, और तमाम मुतालबात खासतौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई के हवाले से सबसे पहला मुतालबा यही होना चाहिए कि इमरान खान के तमाम मुकदमात को फिलफोर ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इमरान खान को फौरी तौर के ऊपर बिला मशरूत इनको रिहा कर देना चाहिए। जो PTI के हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरा मुतालबा उनकी तरफ से ये है कि जो हुकूमत PTI का 8 फरवरी का मैंडेट चुराया गया है वो फिलफोर वापस करे, तो उसके बाद जो है मजीद मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। ये प्री कंडीशंस या मेन 2 बड़े मुतालबात हैं जो PTI के हॉकिश एलिमेंट वो ये कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ PTI के कुछ जो सियासी तौर के ऊपर और जो मसालिहत के ऊपर यकीन रखते हैं वो ये समझते हैं कि ये PTI को वो मुतालबात पेश करने चाहिए जो कि जिनके ऊपर अमल दरामद भी हो सके। उसमें खासतौर के ऊपर केसेस में रिलैक्सेशन, PTI के जो वर्कर्स हैं जो जिनको 26 नवंबर के उसमें, या उसके साथ साथ जो बाकी जो 9 मई है उसके हवाले से वो वर्कर्स जिनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ उनको फिलफोर रिहा करना चाहिए, और उसके साथ साथ बाकी जो है वो मुज़ाकरात और उनको फ्री मूवमेंट और उसके साथ साथ जलसे जुलूस और जो पुलिस की तरफ से पकड़ धकड़, ये इस तरह की जो
जितने भी जो हुकूमत की तरफ से वो रिलैक्सेशन हमें देनी चाहिए, और इमरान खान के साथ मुलाकातें भी जो है वो मिलने के हवाले से वो पाबंदी हटानी चाहिए। तो ये दूसरी जो पीटीआई का एक धड़ा है वो ये चाहता है कि हुकूमत के साथ हम ग्रेजुअली ये जो बातचीत करें। इसी बुनियाद के ऊपर जो मेरी इतलात हैं कि जो पीटीआई का हॉकिश एलिमेंट है वो हमेशा से वो कंट्रोल करता है तमाम तर जो फैसला साजी है पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है या कोर कमेटी है उसकी तरफ से भी, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो इमरान खान का होना है, और जो चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश की जानी है वो इमरान खान की अप्रूवल के बाद ही वो पेश की जानी है। तो इसलिए अब आज जो हुकूमत को ये पेश किए जाएंगे तमाम डिमांड्स, क्योंकि जो पहले दो मुतालबात या जो पीटीआई की हॉकिश जो एक लॉबी है वो जो मुतालबात कर रही है हुकूमत से मैंडेट वाला और उसके साथ साथ इमरान खान के मुकदमात फिलफोर खत्म करने वाला, वो हुकूमत किसी सूरत भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकती। और उसकी अगर रीजन मैं आपको बताऊं कि जो पहली रीजन है कि इमरान खान के मुकदमात खत्म करना या जो पीटीआई के दीगर रहनुमा है उनके मुकदमात को खत्म करना, ये हुकूमत क्योंकि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए कोई मुकदमात नहीं बनाए गए या एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए सिर्फ एमपीओ के तहत जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है उसके तहत आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, और वो जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ही वो गिरफ्तारी खत्म की जाती है। बाकी जो अगर कोई क्रिमिनल मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर करप्शन के या नो मे के हवाले से, वो अदालतों से ही फैसला हो सकता है, वो हुकूमत के एग्जेक्टिव ऑर्डर से वो खत्म नहीं किए जा सकते। इसलिए ये इसके ऊपर अमल दरामद फिलफोर होते हुए नजर नहीं आ रहा। और दूसरा जो पीटीआई की तरफ से मुतालबा है कि 8 फरवरी के जो मैंडेट के हवाले से, उसके हवाले से भी जो पीटीआई के खासतौर के ऊपर जितने भी इनके मुकदमात हैं खासतौर पे जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं, जब तक उनका कोई फैसला नहीं आता और फिर उसके बाद जो कोर्ट है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां से फैसले नहीं आते, हुकूमत ये किस तरह मैंडेट के हवाले से जो पीटीआई का एक तकाजा है वो उसके ऊपर पूरा कर सकती है। तो ये बज़ाहिर यही लगता है कि अगर पीटीआई बज़िद रही इन दो बड़े मुतालबात के ऊपर तो फिर ये मुज़ाकरात डेड एंड ही है, इससे कोई कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन अगर जो पीटीआई का जो दूसरा एक लॉबी है जो कि ये चाहते हैं कि वो मसालिहत के जरिए तमाम जो बातचीत की जाए और गुफ्तशनीद की जाए, अगर उसके जरिए हुआ तो फिर शायद कोई ना कोई आहिस्ता आहिस्ता रास्ता निकल सकता है। अब देखना यह है कि इमरान खान फाइनल जो उनकी तरफ से वो अप्रूवल होनी है वो किसकी वो करते हैं, वो हॉकिश एलिमेंट जो है वो हावी हो जाती है या फिर जो मसालियत पसंद है पीटीआई के लोग वो होते हैं। आज ये भी क्लियर हो जाएगा। इस पे जो अपडेट होगी वो मैं कल के दिन दोबारा आपसे वो शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से 19 पीटीआई के वो वर्कर्स जिनको 2 साल सजा हुई है मिलिट्री कोर्ट से, उन्होंने मर्सी अपील दरअसल फाइल की। टोटल 68 जो पीटीआई के वर्कर्स जिनको सजा हुई है उन्होंने मर्सी अपील फाइल की है, जिसमें से 2 साल जिनकी सजा थी वो क्योंकि 16 महीने पहले ही ऑलरेडी वो काट चुके थे, 19 महीने पहले ही सजा काट चुके थे, तो टोटल 4 महीने उनकी जो है बाकी या 5 महीने बाकी सजा रहती थी। इसलिए जो आर्मी चीफ ने उनकी 2 साल सजा वालों को जनरल आसिम मुनीर ने वो तमाम वो सजाएं माफ कर दी हैं अपने, क्योंकि उनके मिलिट्री कोर्ट्स की जो डिसीजन होता है उसकी फाइनल अप्रूवल या मर्सी के हवाले से आर्मी चीफ के पास ये इख्तियारात होते हैं। तो 2 साल वालों को उन्होंने वो माफ कर दिया है, और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग है कोई तकरीबन 49 उनके मुकदमात वो अपील कोर्ट ऑफ अपील में चले गए हैं। जो मैंने आपको पहले भी प्रोसेस बताया है कि जो जिसका कोर्ट मार्शल हो या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, इनिशियली जो बेंच या मिलिट्री का जो पैनल जजेस का वो फैसला देता है, उसके बाद उनको राइट होता है एक दूसरे कोर्ट ऑफ अपील में, यानी एक और नया बेंच बनाया जाएगा फौज की तरफ से, वो उनके मुकदमात की अपील सुनेगा। उससे भी अगर ये जो फैसला है वो अपहेल्ड किया जाता है, यानी सजा अगर वो बरकरार रखी जाती है, तो फिर उसके बाद फाइनल ये अपील कर सकते हैं आर्मी चीफ के पास तीसरी स्टेज के ऊपर। तो ये अब कोर्ट ऑफ अपील के पास उनके जो केसेस हैं 49 के रिमेनिंग वो लगा दिए गए हैं। अब देखना ये है कि उनकी सजा दूसरे जो कोर्ट ऑफ अपील है उसमें बरकरार रहती है या नहीं। फिर अल्टीमेटली आर्मी चीफ इसके हवाले से कोई फैसला कर सकते हैं, चाहे वो मर्सी के हवाले से हो, सजाएं माफ करने के हवाले से हो। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं
एक बड़ी अहम खबर कल वॉशिंगटन पोस्ट में जो शाये हुई है वो इंडिया की तरफ से दूसरे ममालिक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से इंडिया की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ और जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजित डोवल, उनके हवाले से ये इल्जामात लगाए गए हैं उनके खिलाफ कि ये इंडिया की तरफ से जो टारगेट किलिंग की जाती है वो पाकिस्तान में भी कोई टारगेट किलिंग के हवाले से कनाडा का हमने देखा कि जो डिस्प्यूट है वो बड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था पिछले चंद महीने पहले। अगर आप देखें जब ये इवन जो शंघाई ताउन तंजीम था उस वक्त भी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि किस तरह इंडियन इंटेलिजेंस जो एजेंसी के एहलकार हैं खासतौर पे जो कनाडा में बरतानवी जो इंडियन हाई कमीशन में काम कर रहे थे वो रॉ के एजेंट और डिप्लोमेटिक उसमें भेस में वहां पे काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कैनेडियन सिटीजन्स को वहां पे ये कत्ल करते हैं, टारगेट किलिंग की जाती है। ये जो इल्जामात लगाए गए उसके बाद हमने देखा कि दोनों ममालिक कनाडा और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ना सिर्फ इस हद तक खराब हो गए कि दोनों ममालिक से अपने जो सफारतकार हैं और जो सफारती अमला है उनको वापस बुला लिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कनाडा के साथ जो फाइव आइज हैं वो तमाम भी खड़े हो गए और उन्होंने भी कनाडा का ही साथ दिया और इंडिया से मुतालबा किया कि इसकी इंडिपेंडेंट जो तहकीकात के हवाले से इंडिया ना सिर्फ ये कि वो जो मतलूब हैं लोग उनको हवाले किया जाए कनाडा के और तहकीकात में भी कोऑपरेट करें। तो ये कनाडा के जो सरजमीन है उसके ऊपर दहशतगर्दी जो कि खासतौर के ऊपर खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, उस हवाले से जो उस मूवमेंट के जो सरकर्दा रहनुमा थे उनको चुन चुन कर मारने के हवाले से और टारगेट करने के हवाले से रॉ की इन्वॉल्वमेंट के इल्जामात लगाए गए। और उसके साथ साथ अमेरिका में भी वही जो खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से जो सरकर्दा रहनुमा है उनकी भी टारगेट किलिंग के हवाले से और उनको मारने के हवाले से भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जो किलर्स हैं वो हायर किए गए। और पाकिस्तान के अंदर ये जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी जो इंडिया एक्टिवली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा और ख़ासतौर के ऊपर 6 ऐसे लोगों को टारगेट करके मारा गया। ये जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि ये हायर किए गए थे किलर्स जो है वो अफगानिस्तान से और बाकी जो लोकली है उनको, और इसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो रॉ से मिलते जुलते। वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से जो रिपोर्ट शाये की गई है ये बड़े चश्मकुशा और हैरान कुन इंकशाफात इसमें शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑलरेडी ये मामला जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर हाईलाइट किया जा चुका है। उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी ये बारहा मुतालबा किया गया है जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है वहाँ के अमेरिका की सॉइल पे ये इस तरह की जो टारगेट किलिंग और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से वो भी हाईलाइट कर रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हाईलाइट करना चाहिए और ये जो इंडिया की तरफ से दरअंदाजी जो बलोचिस्तान में होती है वो ऑलरेडी हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये इस तरह अगर इंटरनेशनल ये जो पब्लिकेशंस पे इस तरह सबूतों के साथ ये इल्जामात इंडिया के ऊपर आ रहे हैं तो इस पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक जो अपने कम्युनिटी है उसमें ये उठाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो दीगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी इसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि ये जो क्योंकि इंडिया में कोई भी जो दरअंदाजी होती है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो इंडिया बगैर सोचे समझे और बगैर सबूतों के फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जामात लगा देता है। तो ये पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसको हाईलाइट करे और इफेक्टिवली जो इसको सफारती हवाले से इसको उजागर किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कल जो अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में वाकया हुआ जो कि न्यू ईयर मनाते हुए शहरियों के ऊपर एक ट्रक चढ़ाया गया और जिसके नतीजे में कोई 12 से 15 लोग हलाक हो गए और दर्जनों के हिसाब से जख्मी हुए। जब ये ट्रक ड्राइवर उनको पुलिस ने रोका तो पुलिस के ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की उस ट्रक ड्राइवर ने, फिर अल्टीमेटली पुलिस ने उसको फायरिंग से मार दिया, कत्ल कर दिया। जब ये उसकी शिनाख्त की गई है वो शमसुद्दीन जब्बार नाम का एक शख्स है जो कि अमेरिका का ही ह्यूस्टन में पैदा हुआ और अमेरिका का ही शहरी है। उसका जो बैकग्राउंड जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि वो अमेरिका में पला और बढ़ा है और वहीं से पढ़ा है और आईटी एक्सपर्ट था। 2005 में उसने जो अमेरिकी फोर्सेज हैं, जो फौज है, उसमें शमूलियत अख्तियार की और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और आईटी का जो एक्सपर्ट था वो एक्टिव जो कॉम्बैट फोर्सेज होती हैं उसमें नहीं थे, लेकिन जो अमेरिकी फौज है उसके आईटी एक्सपर्ट था। 2005 से 15 तक उसने अमेरिका की फौज में खिदमात सर अंजाम दी हैं और उसके बाद फिर जब ये रिटायर हुए तो उसके बाद भी कुछ 1-2
उन्होंने और जो वहाँ पे जो मिलिट्री जो सर्विस थी उसको ज्वाइन किया। फिर 2021 में डिलॉयट जो एक फर्म है उसमें उसने ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी 1,20,000 सैलरी सालाना के ऊपर वो सीनियर जो कंसल्टेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा था। तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल फुकरा या बिल्कुल गरीब और जिस तरह होमलेस होते हैं वो था और कोई शदीद जहनी तौर के ऊपर कोई उसका जो है वो मसाइल थे, ऐसा नहीं था। ये जो शमसुद्दीन जब्बार है ये कन्वर्टेड था मुस्लिम, ये बॉर्न मुस्लिम नहीं था बल्कि ये बाद में मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद भी जो है वो जितना भी लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन था वो सब जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, अमेरिकी मीडिया में, उनके मुताबिक ना तो वो कोई एक्सट्रीमिस्ट था ना कोई जिहादी था, बज़ाहिर बिल्कुल एक नॉर्मल एक शख्स लगता था और कहीं से भी ये नहीं होता था कि ये कोई दहशतगर्द बन सकता है या इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल उसका जो अगर पर्सनल लाइफ देखी जाए तो वो 2 उसने शादियां की थी। पहली शादी उसने 2012 में गालबन डिवोर्स किया, फिर दूसरी शादी की और जो पहली शादी से जो बच्चे थे उसके एक बेटी और एक बेटा वो अपनी उस माँ के साथ रह रहे थे। तो ये कोई प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का काम करता था। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई इसमें कोई दहशतगर्दाना या वो कोई एलिमेंट इसका नहीं था, जिहादी एलिमेंट। ताहम जो पुलिस ने उसकी वैन और उससे वो रिकवर किया उसमें ISIS का यानी दाइश का जो झंडा है वो भी मिला है और उसके साथ साथ बाकी बॉम्ब और दीगर इस तरह की जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसकी गाड़ी से मिला और वो गाड़ी भी उसकी अपनी नहीं थी बल्कि उसने रेंट पे गाड़ी ली हुई थी। तो ये तमाम तर जो उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन भी सामने आ रही है। ये अमेरिका में और दोबारा हमने देखा है कि जो मगरब के कुछ ममालिक में एक बार फिर से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो सर उठा रही हैं। अब देखना ये है कि ये अमेरिका इस हवाले से कैसे वो रिएक्ट करता है खासतौर के ऊपर ये, क्योंकि जो नाम जब ये सुना अब शमसुद्दीन जब्बार तो पहला खड़का यही रहता है कि कहीं ये कोई हमारा जो इस खित्ते का ना हो और इससे फिर यही होता है कि अगर इस खित्ते का हो तो उससे फिर मजीद पाबंदियां और सख्तियां शुरू हो जाती। इवन जो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर हैं ट्रंप, उसकी तरफ से तो फिलफौर ऐलान किया गया कि इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पे जो इमिग्रेशन के हवाले से पाबंदियां लगनी चाहिए, किसी को नहीं आने देना चाहिए। कल जो ट्रंप ने इस वाक़े के बाद ट्वीट किया उसने फिर एक बार इस बात का इरादा किया है कि वो सदर बनते ही ये जो इमिग्रेशन के जो कवानीन है उसको मजीद सख्त कर देंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से क्रैक डाउन किया जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि अब अमेरिका इसकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसमें मजीद क्या सामने आता है और क्या वो सिर्फ अकेला ही काम कर रहा था या उसके साथ कोई और नेटवर्क था। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।